शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी सुधी श्रोताओं का संस्कृत विश्वम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत गद्य काव्य के क्रमिक विकास के मुख्य अंश प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से गद्य काव्य का जो विकास है उसका प्रथम प्रश्न है ये कि संप्रति वर्तमान में उपलब्ध संस्कृत काव्य की प्राचीनतम या प्रथम रचना कौन सी है। तो गद्य काव्य की प्रथम रचना बताना है। उसके लिए यदि ऑप्शन आपको उत्तर में दिए जाते हैं, पहला शिवराज विजय, दूसरा कादम्बरी, तीसरा वासवदत्ता, चौथा काव्यादर्श, इन चारों में आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है तीसरा वासवदत्ता। वासवदत्ता ही संप्रति उपलब्ध गद्य काव्य की प्राचीनतम या प्रथम रचना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि वासवदत्ता किसकी रचना है। उत्तर में आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला बाणभट्ट, दूसरा सुबंधु, तीसरा दंडी और चौथा व्यास। इनमें से सही उत्तर है दूसरा सुबंधु, अर्थात यह महाकवि सुबंधु की रचना है। वासवदत्ता एकमात्र सुबंधु की, महाकवि सुबंधु की रचना है। प्रश्न नंबर 3, सुबंधु को इतिहासविदों ने किस शती ईस्वी या शताब्दी का माना है। उत्तर विकल्प के रूप में पहला 4वीं ईस्वी, दूसरा 5वीं शती ईस्वी, तीसरा 6वीं शती ईस्वी, चौथा 7वीं शती ईस्वी। सही उत्तर है इसका 6वीं शती ईस्वी, ये तीसरा विकल्प। अर्थात सुबंधु को इतिहासविदों ने 6वीं शती ईस्वी का माना है। अब प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, हर्षचरितम किसकी रचना है। हर्षचरितम किसकी रचना है। विकल्प में पहला सुबंधु, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा दंडी, चौथा धनपाल। आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 5, बाण ने हर्षचरितम में किस गद्यकार का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। पहला सुबंधु का, दूसरा धनपाल का, तीसरा दंडी का, चौथा व्यास का। सही उत्तर है पहला सुबंधु का। सुबंधु का उल्लेख किया है बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में सुबंधु का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। अगला प्रश्न नंबर 6, राजा श्रीहर्ष का शासनकाल किस शती ईस्वी का माना जाता है। उत्तर अब विकल्प के रूप में छोड़ करके हम सीधे उत्तर बताते हैं आपको। श्री हर्ष का शासनकाल 7वीं शती ईस्वी का सुनिश्चित किया गया है या माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, राजा श्रीहर्ष के सभा पंडित कौन थे। उत्तर
श्रीहर्ष के सभा पंडित बाणभट्ट जी थे, अतः इनका समय 7वीं शती ईस्वी सुनिश्चित होता है। इसलिए कि श्रीहर्ष जी का, राजा श्रीहर्ष का जो शासनकाल है वो 7वीं शती ईस्वी में सुनिश्चित किया गया है और इन्हीं के सभा पंडित बाणभट्ट जी थे, अतः इनका भी समय 7वीं शती ईस्वी ही सुनिश्चित होता है। सुबंधु की रचना वासवदत्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, सुबंधु की एकमात्र रचना वासवदत्ता में प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन से? पहला, कवि का अप्रतिम पांडित्य। दूसरा, वर्णन वैचित्र से स्वल्प कथा वस्तु भी एक पूर्ण काव्य बना। तीसरा है प्रत्येक अक्षर में श्लेष है। ये सामान्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं, अर्थात इस रचना में वासवदत्ता में अप्रतिम पांडित्य समझ में आता है जो सुबंधु का है। इसमें वर्णन की विचित्रता भी है और बहुत छोटी कथा को भी अपनी वर्णन विचित्रता से एक ही काव्य ने पूर्ण काव्य बन गया ये, और इस एक ही काव्य ने सुबंधु को महाकवि बना दिया है। जिसके तीसरा है इसकी विशेषता इस काव्य की वासवदत्ता की कि इसके प्रत्येक अक्षर में श्लेष है। अब विशेष जो जानकारी ज़्यादा रखना चाहते हैं विशेषज्ञों के लिए, दोनों के लिए बात है कि इसमें सुबंधु ने अपने काव्य के संबंध में स्वयं लिखते हुए कहते हैं, प्रत्यक्षरश्लेषमय प्रपंचम विन्यास वैदग्ध्य निधि प्रलंबम सरस्वती दत्तवर प्रसादश्चक्रे सुबंधु सुजनैकबंधु चक्रे सुबंधु सुजनैकबंधु। इनका काव्य गौड़ी रीति प्रधान होने से क्लिष्ट है और प्रसाद तथा माधुर्य गुण का अभाव है, तो असहज रचना हो गई, अर्थात अस्वाभाविक। प्रश्न नंबर 9, सुबंधु के बाद दूसरे गद्यकार कौन हैं? तो उत्तर है सीधा, सुबंधु के बाद दूसरे गद्यकार बाणभट्ट हैं, जो 7वीं शती ईस्वी में हुए हैं, जो श्रीहर्ष के सभा पंडित भी रहे हैं। इन्हें एक अनुपम गद्य कवि भी या गद्य काव्यकार कहा गया है। क्यों कि इनकी जो कृति है बाणभट्ट की कादंबरी, वह एक अनुपम कृति के रूप में जानी गई है। अगला हम प्रश्न करते हैं, बाणभट्ट की कुल कितनी रचनाएं प्रकाशित हैं? तो इसमें यदि विकल्प देते हैं 2, 3, 4, 5, तो इसका सही उत्तर होगा 5 रचनाएं प्रकाशित हैं। बाणभट्ट की 5 रचनाएं प्रकाशित हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की रचनाओं के नाम कौन कौन से हैं? तो उत्तर में पहला हर्षचरितम, दूसरा कादंबरी, तीसरा पार्वती परिणय जो नाटक है, चौथा चंडी शतकम, पांचवा मुकुट ताडितकम। ये 5 रचनाएं हैं बाणभट्ट की प्रकाशित हैं, वर्तमान में उपलब्ध हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12, विश्व साहित्य में किस रचना को सभी दृष्टियों से अनुपम एवं उन्नत कोटि का गद्य काव्य माना गया है? तो उत्तर है
कादम्बरी को उन्नत कोटि का गद्य काव्य माना गया है। अर्थात पूरा उत्तर होगा ये कि विश्व साहित्य में कादम्बरी को सभी दृष्टियों से अनुपम एवं उन्नत कोटि का गद्य काव्य माना गया है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13। बाणभट्ट ने अपनी कौन सी रचना में अपना और अपने वंश का परिचय या वंश का समग्र विवरण दिया है? उत्तर हर्षचरितम में। बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में अपना और अपने वंश का पूर्ण विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 14। बाण के काव्यों में शब्दार्थ योजना कैसी है? प्रश्न आप समझ गए होंगे। बाणभट्ट के काव्यों में शब्दार्थ योजना कैसी है या किस प्रकार की है? उत्तर अर्थ के अनुरूप शब्द की योजना है। बाणभट्ट के काव्यों में अर्थ के अनुरूप शब्दों की योजना है। अर्थ के अनुरूप शब्द की योजना से अर्थानुरूप शब्द योजना। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट कौन सी काव्य रीति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर है बाणभट्ट पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध हैं। पांचाली काव्य रीति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बाण कौन से काव्य गुण के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है सीधा सहज ओज गुण के लिए प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट ओज गुण के कवि हैं। ये गद्यकार ओज गुण के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रसाद, ओज और माधुर्य ये गुण होते हैं काव्यों में। प्रश्न नंबर 17। बाणभट्ट की समास संरचना कैसी है? बाणभट्ट की समास संरचना कैसी है? उत्तर घटना के अनुसार असमास, अल्प समास या दीर्घ समास की संरचना है। बाणभट्ट की जो समास संरचना है वो घटना के अनुसार होती है। कहीं समास नहीं होता है, कहीं अल्प समास होता है और कहीं दीर्घ समास होता है। यह अगला प्रश्न है, बाण के काव्यों में प्रकृति का निरूपण कैसा है? तो उत्तर बाण के काव्यों में प्रकृति का तद्रूप निरूपण है। आप सभी को यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम।